बीएससी का थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल ध्यान देना, थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर रहा हूं। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स को कहा जाता है, हिंदी में बोलते हैं इसको उष्मागतिकी। सबसे पहले आता है थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग। फर्स्ट हेडिंग आएगी थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी। किस तरह से इसको परिभाषित करेंगे? हाउ कैन वी डिफाइन इट? थर्मोडायनेमिक्स मीन्स थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मो वर्ड is related with temperature, and we can also say that thermo is related with heat and energy, and dynamics means conversion, motion, flow. थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की उस ब्रांच का नाम है जिसमें हम हीट, एनर्जी या मैं कह सकता हूं वर्क, इनके कन्वर्जन की स्टडी करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की उस ब्रांच का नाम है जिसमें हम हीट, एनर्जी या क्या कह सकता हूं मैं वर्क, इनके आपस में कन्वर्जन की स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मतलब एनर्जी, वर्क, टेम्परेचर। डायनेमिक्स मतलब कन्वर्जन, मोशन, फ्लो। तो एनर्जी का कन्वर्जन वर्क में, वर्क का कन्वर्जन एनर्जी में, एंड डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर ऑन दिस कन्वर्जन, ये सब कुछ जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं उस ब्रांच का नाम होता है थर्मोडायनेमिक्स। हिंदी में भी सिंपल समझ सकते हैं, एनर्जी ऊर्जा, हीट उष्मा, वर्क कार्य, इनके आपस में कन्वर्जन, रूपांतरण का स्टडी, का अध्ययन आप जिस फिजिक्स की ब्रांच में करते हैं, जिस भौतिक विज्ञान की शाखा में करते हैं, उसे उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट हेडिंग डाल देना थर्मोडायनेमिक्स। और क्या लिखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में? लिखिए थर्मोडायनेमिक्स में द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, the branch of physics in which we will study about conversion of work, into energy and conversion of energy into work is called thermodynamics, हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्य तथा उष्मा के परस्पर परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे उष्मागतिकी कहते हैं। तो ध्यान रखिए, what is the meaning of thermodynamics? Thermodynamics means thermo plus dynamics. Thermo means work, heat, energy, temperature, and dynamics word means motion, and here dynamics is related with conversion, in which we will study about conversion of temperature, conversion of heat, conversion of work into each other are known as thermodynamics। ठीक, आगे समझते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप डालना
नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी से संबंधित महत्वपूर्ण पद। हेडिंग इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स की थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करने के लिए हमें किन किन टर्मिनोलॉजी की रिक्वायरमेंट है उसकी अपने को इसमें स्टडी करनी है। ठीक, फर्स्ट नंबर पे डालेंगे हेडिंग थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम थोड़ा स्पीड में करेंगे भी क्योंकि टाइम की बहुत कमी है। ऊष्मागतिकी निकाय, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, ऊष्मागतिकी निकाय। ये क्या होता है बेटा? पूरे यूनिवर्स में आपने थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करने के लिए जिस सिस्टम को सेलेक्ट किया है, कंप्लीट यूनिवर्स में थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करने के लिए हमने जो पार्ट सेलेक्ट किया है, हमने जो सिस्टम सेलेक्ट किया है, हमने जो जगह सेलेक्ट की है कि जहां पर हम ये स्टडी करेंगे कि वहां पर किस तरह से वर्क से एनर्जी बन रही है, एनर्जी से वर्क बन रही है, टेम्परेचर का रोल क्या है, हीट का रोल क्या है, उस सिस्टम को कहा जाता है थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसका सिलेक्शन किया गया है थर्मोडायनेमिक्स स्टडी के लिए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल बहुत सिंपल है कि मुझे सिलेक्शन करना है तो मैंने क्या किया, कंप्लीट यूनिवर्स में अर्थ को सिलेक्ट कर लिया, पृथ्वी को सिलेक्ट कर लिया कि मैं अर्थ प्लेनेट पृथ्वी ग्रह का थर्मोडायनेमिकल स्टडी करूंगा। यहां स्टडी करूंगा कि किस तरह से इस अर्थ पर वर्क एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, एनर्जी जो कहीं से आई है वो कितना कौन काम कर रहा है, किस तरह से काम से एनर्जी बन रही है, एनर्जी से वर्क बन रहा है, क्या टेम्परेचर का रोल है उसे। तो अर्थ मेरे लिए क्या हो गया? अर्थ मेरे लिए हो गया थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। आपको स्टडी करनी है, मान लीजिए आपके सामने चाय का कप रखा हुआ है तो चाय का कप की स्टडी कर रहे हो आप कि चाय के कप से किस तरह से हीट बाहर जा रही है या बाहर की हीट अंदर आ रही है। तो इस तरह से हीट का कन्वर्जन हो रहा है, हीट डायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर डायनेमिक्स। तो वो जो स्टडी है तो आपके लिए वो चाय का कप क्या बन जाएगा? थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। लिखिए ए सिस्टम which is selected for the study of thermodynamics is called thermodynamical system, a system या आप इसको इस तरह लिख सकते हो, the part of the universe which is selected for the study of thermodynamics is called thermodynamical system। हिंदी में लिख लीजिए, ब्रह्मांड का वह भाग जिसका ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चयन किया गया है उसे ऊष्मागतिकी निकाय कहा जाता है। क्लियर है बात? आगे समझते हैं। सेकंड नंबर डेफिनेशन डालोगे आप बेटा सराउंडिंग को कहा जाता है परिवेश। ये क्या होता है? आपने पूरे यूनिवर्स में एक पार्ट का सिलेक्शन कर लिया कि आपको उसकी स्टडी करनी है, उसके अलावा जो भी यूनिवर्स बचा उस कंप्लीट यूनिवर्स को कहा जाता है
सराउंडिंग, परिवेश। कि ब्रह्मांड का जो भाग आपने चुन लिया कि आपको आपके चाय के कप की स्टडी करनी है, मुझे अर्थ की स्टडी करनी है, तो अर्थ के अलावा मेरे लिए जो भी कुछ है वो सराउंडिंग है। आपके लिए चाय के कप के अलावा जो भी कुछ है वो सराउंडिंग है। क्लियर है बात? लिखिए, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, the remaining part of the universe after selection of thermodynamical system, after selection of thermodynamical system is called surrounding, is called surrounding। हिंदी मीडियम लिखिए, ब्रह्मांड का शेष बचा भाग, या मैं बता रहा हूं शुरू से, इससे देखो बेस्ट लिखा देता हूं। देखिए, ऊष्मागतिकी निकाय के चयन के पश्चात, ऊष्मागतिकी निकाय के चयन के पश्चात ब्रह्मांड का शेष बचा भाग, ब्रह्मांड का शेष बचा भाग परिवेश कहलाता है, परिवेश कहलाता है। ठीक, थर्ड नंबर पे बात करते हैं। थर्ड नंबर पे बात आती है बेटा टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। ऊष्मागतिकी या ऊष्मागतिकीय निकाय के प्रकार, ऊष्मागतिकी निकाय के प्रकार, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। तीन तरह के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। खुला निकाय, बंद निकाय, विलगित निकाय। तीन तरह के होते हैं बेटा, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। नोट करो, मैं देखता हूं मेरे मोबाइल स्क्रीन पे अभी रहा है क्या, कैमरा ऑन भी है क्या, कहीं ऐसे ही मूवी चल रही हो फालतू में। चलो ठीक है, आ ही रहा है ठीक ठाक, कोई थोड़ी बात नहीं है। 12 मिनट की होगी वीडियो। देखो तो बेटा तीन तरह के होते हैं थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। कौन कौन से? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, तीन होते हैं। समझें कैसे? कि जैसे मान लीजिए अगर आपने यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का जो पार्ट सेलेक्ट किया है कि आपको उस पार्ट की स्टडी करनी है, थर्मोडायनेमिकल स्टडी करनी है, हीट की स्टडी करनी है, वर्क की स्टडी करनी है, टेम्परेचर की स्टडी करनी है, कन्वर्जन की स्टडी करनी है, तो उस पार्ट को ध्यान से देखो और देखो कि वो पार्ट का सराउंडिंग के साथ कैसा रिलेशन है। जैसे मान लीजिए आपने चाय का कप सेलेक्ट किया है और चाय के कप की स्टडी कर रहे हो आप कि चाय का कप किस तरह से हीट का कन्वर्जन कर रहा है, हीट का एक्सचेंज कर रहा है, मटेरियल का एक्सचेंज कर रहा है, किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। कि कोई भी सिस्टम, कोई भी निकाय परिवेश के साथ, सराउंडिंग के साथ मटेरियल और हीट, पदार्थ और उष्मा का कितना एक्सचेंज कर पाता है, कितना आदान प्रदान कर पाता है, उसके बेस पर सिस्टम को डिवाइड किया गया है तीन पार्ट्स में, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपका चाय का कप का एग्जांपल लूं मैं, तो मान लीजिए आपके चाय के कप को आपने सिंपल रखा हुआ है और उसको ढका हुआ नहीं है ऊपर से, तो अब आपका चाय का कप जो है वो दो चीजों का सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर सकता है। पहली चीज है हीट, कि वो अपनी हीट को सराउंडिंग को दे सकता है या सराउंडिंग से हीट को ले सकता है। तो नंबर फर्स्ट है हीट, कि वो हीट को एक्सचेंज कर सकता है किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। सेकंड नंबर की चीज है मटेरियल,
मटेरियल, जैसे कि चाय, कि अगर उसमें कोई बाहर से आके और चाय डाल जाए या बाहर से और चाय निकाल ले तो उसमें सराउंडिंग से मटेरियल और हीट दोनों की एक्सचेंज की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, कि अगर कोई मटेरियल सराउंडिंग के साथ हीट और मटेरियल दोनों का एक्सचेंज कर सकता है तो उस सिस्टम को कहा जाता है ओपन सिस्टम। अगर मान लीजिए आप उस चाय के कप को ढक देते हैं तो अब क्या होगा, अब कोई उसमें ढक देने का मतलब आपने उसको पैक कर दिया, अब क्या होगा, कोई उसमें ना तो चाय डाल सकता है ना चाय को निकाल सकता है बिना उसकी पैकिंग को छेड़े। तो अब इस कंडीशन में चाय का कप चाय का तो ट्रांसफर नहीं कर सकता लेकिन वो हीट को अभी भी बाहर भेज सकता है और हीट अभी भी अंदर ले सकता है। मतलब बंद कर देने के बाद, चाय के कप को ढक देने के बाद वो चाय का कप जो है वो मटेरियल का ट्रांसफर तो नहीं कर सकता, वो केवल हीट का ट्रांसफर कर सकता है। तो उस तरह का सिस्टम कहलाता है क्लोज सिस्टम। अगर कोई सिस्टम मटेरियल और हीट दोनों का ट्रांसफर कर सकता है उसे कहते हैं ओपन सिस्टम। अगर कोई सिस्टम केवल और केवल हीट का ट्रांसफर कर सकता है, मटेरियल का ट्रांसफर नहीं कर सकता है, उसे कहते हैं क्लोज सिस्टम। और अगर कोई सिस्टम हीट और मटेरियल दोनों का ट्रांसफर कर सकता है, दोनों ट्रांसफर नहीं, जैसे चाय को आपने डाल दिया थर्मस में तो थर्मस जनरली क्या करता है, गर्म चाय को गर्म रहने देता है क्योंकि वो हीट को भी एक्सचेंज होने से रोक लेता है। तो थर्मस एक उस चीज का जैसा एग्जांपल हो गया कि थर्मस बंद कर दिया और थर्मस क्या करेगा, ना तो मटेरियल को आने जाने देगा और ना ही हीट को आने जाने देगा। तो अगर कोई सिस्टम ऐसा है जो सराउंडिंग के साथ बिल्कुल कनेक्शन तोड़ देता है, ना तो हीट को आने जाने देता है और ना ही मटेरियल को आने जाने देता है, तो उस सिस्टम को कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। ध्यान रखिए बेटा, तीन तरह के सिस्टम है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जो मटेरियल और हीट दोनों का एक्सचेंज कर सकता है। किसके साथ कर रहा है, लेने देने का काम किसके साथ कर रहा है, सराउंडिंग के साथ। तो सराउंडिंग से मटेरियल और हीट दोनों का एक्सचेंज हो रहा है तो वो है ओपन सिस्टम। केवल और केवल मटेरियल का एक्सचेंज रुक गया, हीट का एक्सचेंज हो रहा है तो वो हो गया क्लोज सिस्टम। और अगर दोनों का एक्सचेंज रुक गया तो वो हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। सिंपल एग्जांपल, सिंपल कप में चाय रखी है, ओपन सिस्टम, चाय को ढक दिया, क्लोज सिस्टम, थर्मस में डाल दिया, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, नंबर फर्स्ट हेडिंग डालेंगे ओपन सिस्टम। नंबर फर्स्ट हेडिंग डालो, फटाफट लिखो, टाइम की बहुत कमी है। ओपन सिस्टम, खुला निकाय, खुला निकाय लिखो हिंदी मीडियम। वह निकाय जो परिवेश के साथ, वह निकाय जो परिवेश के साथ ऊष्मा तथा पदार्थ दोनों का आदान प्रदान कर सकता है। वह निकाय जो परिवेश के साथ ऊष्मा तथा पदार्थ दोनों का आदान प्रदान कर सकता है उसे खुला निकाय कहते हैं। इंग्लिश में लिख लीजिए, द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज, द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ मटेरियल एज वेल एज एनर्जी, मटेरियल एज वेल एज हीट लिख लो, मटेरियल एज वेल एज हीट with surrounding is called open system, is called open system। ठीक, एग्जांपल ध्यान रखना, खुले कप में रखी चाय। ठीक, सेकंड क्वेश्चन हेडिंग डाल देंगे क्लोज सिस्टम, बाद में लिखूंगा क्वेश्चन, तो पहले ये लिख लेते हैं बंद निकाय। लिख लो हिंदी मीडियम, वह निकाय जो, स्पीड पढ़ा कर फटाफट, वह निकाय जो परिवेश के साथ, वह निकाय जो परिवेश के साथ पदार्थ का स्थानांतरण नहीं कर सकता है, पदार्थ का आदान प्रदान नहीं कर सकता है, केवल ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है, केवल
ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है उसे बंद निकाय कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम, द सिस्टम which can only exchange heat with surrounding is called closed system। एग्जाम्पल है ना भाई कि चाय रखी थी, कप को ढक दिया तो बन गया क्लोज सिस्टम। थर्ड लिखो आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय, कि दोनों में से ना कुछ ले सकता है ना कुछ दे सकता है, मटेरियल का एक्सचेंज भी नहीं हो सकता है, हीट का एक्सचेंज भी नहीं हो सकता है, तो क्या बन गया वो? देखो, वह निकाय जो परिवेश से पदार्थ तथा उष्मा, वह निकाय जो परिवेश से पदार्थ तथा उष्मा दोनों का आदान प्रदान नहीं कर सकता है उसे कहते हैं विलगित निकाय कहते हैं। लिख लेंगे स्टूडेंट ने? नहीं लिखी क्या? अरे खुद बना लो अब तो। द सिस्टम which cannot exchange both heat as well as material with surrounding is called isolated system। एग्जाम्पल लेना भाई, थर्मस में चाय, ठीक, सिंपल सी बात हो, ध्यान रखना, कोई भी सिस्टम दुनिया का ऐसा नहीं है जो दोनों चीजों को एक्सचेंज करना रोक दे। कि कोई भी थर्मस ऐसा नहीं है जिसमें चाय डाल दो और 10 साल तक ठंडी रहे या 10 साल तक गर्म रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो एक नोट डाल के लिखो, एनी सिस्टम कैन नॉट बी कंप्लीट आइसोलेटेड। लिख लीजिए एग्जांपल, एनी सिस्टम कैन नॉट बी कंप्लीटली आइसोलेटेड। नोट डाल के लेना, एनी सिस्टम कैन नॉट बी नेवर कंप्लीटली आइसोलेटेड। कोई भी निकाय कभी भी पूर्णतः विलगित निकाय नहीं हो सकता है। लिख लेना फटाफट, कोई भी निकाय कभी भी पूर्णतः विलगित निकाय नहीं हो सकता है। हेडिंग डालेंगे, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स, ऊष्मागतिकीय चर। ये क्या होते हैं? थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए जो पैरामीटर बनाए गए हैं, किस लिए? थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, डेरिवेशंस के लिए, उन पैरामीटर्स को कहते हैं थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर या थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल इसलिए कहा जाता है कि जब थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम कहीं अपनी पोजीशन चेंज करता है तो ये सिस्टम भी, इसके वेरिएबल भी क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। सिंपल बात ध्यान रखना, वो पैरामीटर जो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को समझने के लिए रिक्वायर्ड है उसे कहा जाता है थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल। इनको थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर भी कहते हैं। और जब सिस्टम अपनी पोजीशन बदलता है तो ये भी बदल जाते हैं। जनरली 3 तरह के लिए गए हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ताप, दाब, आयतन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, पीवीटी, ये 3 होते हैं जनरल क्या? थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल। लिखो फटाफट, हिंदी मीडियम लिख लो, हिंदी मीडियम समझ गए हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी, कि वो अपने पास भौतिक राशियां जो बनाई गई है किस लिए? ऊष्मागतिकी निकाय के, ऊष्मागतिकी अध्ययन के, डेरिवेशंस के लिए, उनकी गणनाओं के लिए। उसका नाम है ऊष्मागतिकी चर। और जब ऊष्मागतिकी निकाय अपनी स्थिति बदलेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तब ये भी बदल जाएंगी।
और 3 कौन कौन सी हैं सिंपल जो हमेशा काम आती जनरली, वो है दाब, आयतन और ताप, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ठीक, लिखो फटाफट, हिंदी में लिख ले, लिखो हिंदी में फटाफट लिखो। वे राशियां जो ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए आवश्यक हैं, वे राशियां जो ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए आवश्यक हैं, उसे ऊष्मागतिकी चर कहते हैं, उसे ऊष्मागतिकी चर कहते हैं, उसे ऊष्मागतिकी चर कहते हैं। आगे लिखो इसमें, आगे लिखो इसमें, जब ऊष्मागतिकी निकाय अपनी स्थिति परिवर्तित करता है, जब ऊष्मागतिकी निकाय अपनी स्थिति परिवर्तित करता है, तब ये भी परिवर्तित हो जाते हैं, ये भी परिवर्तित हो जाते हैं। एग्जाम्पल लिख लेना, ताप दाब आयतन पीवीटी सामान्य ऊष्मागतिकी चर है। लिखो इंग्लिश में फटाफट, those quantities which are required, those quantities which are required for the study of thermodynamics, for the study of thermodynamics are known as thermodynamical variable, are known as, known KNOWN, KNOWN देखो इस तरह लिखते हैं, जिनको नहीं आता वो देख लेंगे, देख लिया कुछ पेज शर्माओ, देखो फटाफट, known as thermodynamical variable when system changes its position, when system changes its position then variable will also change, variable will also change. Example, pressure, volume and temperature are general variables, pressure, volume and temperature PVT are general variables. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखना, नेक्स्ट पॉइंट पर पढ़ा देता हूं, इंटरनल एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, ऊष्मागतिकी निकाय की आंतरिक ऊर्जा। सिंपल सी बात देखना, सिस्टम कंसिस्ट two types of, system consists two types of energy, सिस्टम में 2 तरह की एनर्जी होती है, निकाय में 2 तरह की एनर्जी होती है। कौन कौन सी? पहली एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, पहली कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी, हिंदी वाले लिखेंगे गतिज ऊर्जा, और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी, कल हिंदी वाले स्थितिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? व्हेन सिस्टम पार्टिकल्स, व्हेन सिस्टम पार्टिकल्स मूव्स देन ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स सिस्टम हैव काइनेटिक एनर्जी, कि जब निकाय के कण गति करते हैं तो निकाय में काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा होती है। कोई भी सिस्टम है, उसके पार्टिकल्स इधर उधर भग रहे हैं तो उनका मोशन जो है, उनके मोशन के कारण सिस्टम में जो एनर्जी आती है उसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। ठीक, सेकंड नंबर पे क्या आता है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी, ड्यू टू फोर्स between molecules of system, due to force between molecules of system it contains potential energy, सिस्टम के निकाय के कणों के मध्य लगने वाले बलों के कारण निकाय में स्थितिज ऊर्जा होती है। कि सिस्टम के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, उनमें रिपल्शन फोर्स काम करता है, और उसी से रिलेटेड जो एनर्जी उसको बोलते हैं अपन
पोटेंशियल एनर्जी। और बेटा जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल इंटरनल एनर्जी जो आएगी, इसको मैं सिंपल दे रहा हूं, मान लीजिए कि तो ये E किसके इक्वल होगी, ये E इक्वल होगी बेटा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। और ध्यान रखना, फॉर आइडियल गैस पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। आइडियल गैस मतलब जो आइडियल होता है, आदर्श गैस होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है कि जो आदर्श है ना बेटा, वो किसी से ना तो अट्रैक्शन रखता है, ना किसी से रिपल्शन रखता है, इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो होती है। क्लियर है बात? इतना लिखो, मैं देखता हूँ स्क्रीन पे कंप्लीट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये कहीं मोबाइल में बोर्ड से बात तो नहीं जा रहा, नहीं कंप्लीट आ रहा है, कोई थोड़ी बात नहीं है। एक बार और सुना देता हूं, फिर खत्म करूंगा बेटा लेक्चर आज का, बहुत है टाइम भी है मेरे पास अभी। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पहले हिंदी बोल देता हूं, हिंदी में दिक्कत नहीं हो तो। निकाय की आंतरिक ऊर्जा, किसी भी निकाय में दो तरह की आंतरिक ऊर्जाएं होती हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। निकाय के कण जब लगातार गति करते हैं तो उसकी गति के कारण निकाय में संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और निकाय के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के कारण निकाय में जो ऊर्जा संचित होती है, उस ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। आदर्श गैस के कणों के मध्य कोई आकर्षण बल काम नहीं करता है, कोई प्रतिकर्षण बल काम नहीं करता है, तो आदर्श गैस के कणों के मध्य किसी भी बल के काम नहीं करने के कारण उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, जीरो होती है। सब बच्चे समझ लें, अब सबको समझा रहा हूं, दोनों मीडियम वालों को। किसी भी सिस्टम में बेटा दो तरह की एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। सिस्टम के पार्टिकल जब चलते रहते हैं तो जो एनर्जी आती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और उनके बीच में जो फोर्स लगता है, जिनसे उसकी पोजीशन बनी हुई है, उस पोजीशन के कारण जो एनर्जी है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आइडियल गैस का मतलब होता है ऐसी गैस जिनके पार्टिकल्स के बीच ना तो कोई अट्रैक्शन है ना ही कोई रिपल्शन है, इसलिए आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो होती है। ये कर लेना कंप्लीट, कोई दिक्कत है पूछ लेना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। बंद करता हूं बच्चों, कैमरा कर लेना अपने आप वीडियो पॉज करके।